नमस्कार सभी प्यारे बच्चों आज जो गणित में हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। प्यारे बच्चों, आंकड़े दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हैं। गणितीय रूप में जब भी आप जीवन में चीजों को कलेक्ट करते हैं तो उनको आंकड़े कहते हैं। यानी आंकड़े एक तरह से वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं मापने योग्य इकाई। यानी जिन इकाइयों को हम माप सकते हैं वो सभी इकाइयां आंकड़े कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि आंकड़े होते कितने प्रकार के हैं। जब आप आंकड़ों को स्टार्टिंग में लेके एक रफ पेपर पे लिखते हैं तो वो आपके लिए प्राथमिक आंकड़े होंगे। फिर उनको सिस्टमेटिक कहीं जाके आप स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो आपके लिए फिर द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर ये डेटा जो है, ये डेटा कंप्यूटर में यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिस्टमेटिक स्टोर हो रहा है, तो लंबे समय तक ये यहाँ पर रहेगा, तो इसको हम द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। जबकि ये जो बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि बच्चे जो लिख रहे हैं रफ पेपर की तरह लिख रहे हैं, ये चित्र बना रहे हैं, ये जो आंकड़े इनके लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ये प्राथमिक आंकड़े हैं। यानी ये नष्ट हो सकते हैं, पेपर है, फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया, परंतु जो दूसरा द्वितीयक आंकड़े होंगे इसके अंदर वो स्टोर करके रखेंगे इलेक्ट्रॉनिकली और सिस्टमैटिक भी, जो लंबे समय तक काम में लिए जा सकते हैं बाद में। आज विद्यालय में नव्या और नरेश अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नरेश, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। नरेश, मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल है। तुम क्या सोचते हो नरेश इस बारे में? मैं निश्चित नहीं हूँ। हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए इस समस्या के समाधान के लिए अपन अपने विषयाध्यापक के पास चलते हैं। शायद वो हमको कोई तरीका बताएं जिससे हम जान पाएंगे कि हमारी कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। विषयाध्यापक के पास जाने के बाद उन्होंने दोनों को पूरी क्लास के बच्चों के पास जाकर उनसे पूछने को कहा कि वह कौन सा खेल पसंद करते हैं और उसकी एक सूची तैयार करने को कहा। सूची तैयार करने के बाद वे उस सूची को उन्होंने अपने विषयाध्यापक को दिखाया और सर से पूछा, सर इन आंकड़ों का संगठन कैसे करें? तो आइए बच्चों, आंकड़ों का संग्रहण और संगठन कैसे किया जाता है इसको अब समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि नव्या और नरेश ने अपने सभी साथियों से पूछा कि किस किस खेल में उनकी रुचि है, तो उनके द्वारा तैयार की गई सूची आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सूची तैयार की है। ये सूची तैयार करना उनके लिए प्राथमिक आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों को किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे, किस तरह से इनका विश्लेषण करेंगे और हम किस तरह से मुकाम पे पहुंचेंगे कि अधिकतम खेल किन बच्चों को प्रिय है और अधिकतम बच्चे किस खेल में रुचि रखते हैं। तो आइए हम चलते हैं और यहां पर हम इन आंकड़ों का सारणीकरण करते हैं। ये जो नव्या और नरेश ने सूची तैयार की है, इस सूची में आपको दिख रहा है कि सारा आंकड़ा दिख रहा है। यानी ये सिस्टमैटिक स्टोर नहीं है। इसको हम सारणी में डालते हैं ताकि जो भी यहां पर देखे उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस क्लास के अधिकतर विद्यार्थियों की रुचि किस खेल में है और किस खेल में बच्चों की रुचि कम है। इस तरह से कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो टेबल से जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम कि ये जो पूरी सारणी नव्या और नरेश ने तैयार की है, उस पूरी टेबल को हम यहाँ पर सारणीकरण यानी एक सिस्टमेटिक बहुत तरीके से किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां आपके लिए एक नई टर्म आ रही है, नया शब्द आपके लिए मिल रहा है, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, हम अभी देखेंगे। मिलान चिन्ह से विद्यार्थियों की संख्या तय होती है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पर चलते हैं और एक एक खेल में किस तरह से और कितने बच्चों ने रुचि ली उसको अपन लिखते हैं। सबसे पहला खेल है क्रिकेट। अब हम यहाँ सूची में देखेंगे कि क्रिकेट कितने बच्चों ने तय किया कि भी हम क्रिकेट में रुचि रखते हैं। यहाँ सबसे पहले नाम आ रहा है युवराज का, फिर नाम आ रहा है ताहिरा का, ताहिरा भी क्रिकेट में रुचि रखती है। इसके बाद प्यारे बच्चों नाम आ रहा है कीरत का, कीरत भी क्रिकेट में, भव्या भी क्रिकेट में रुचि रखती है। उसके बाद अनाया कबड्डी में है, ये अपने काम का नहीं है। सीधा हम सौम्या पे आते हैं, सौम्या क्रिकेट में रुचि रखती है और अंत में हार्दिक भी क्रिकेट में रुचि रखता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बच्चे क्रिकेट में रुचि रखते हैं। अब प्यारे बच्चों इसका मिलान चिन्ह कैसे होगा, 6 में आप पहले 1 2
3 और 4, ये 4 आप लंबवत इस तरह से खड़ी लाइनें बना सकते हैं, परंतु पांचवी लाइन आपको इस तरह से पहले का ऊपरी सिरा और अंतिम का निचला सिरा को जोड़ के तिरछा जोड़ोगे। तो ये कुल 5 हो गए, यानी 1 2 3 4 5, यानी सौम्या तक वाले बच्चे यहां आ गए। 1 2 3 4 और पांचवी लाइन आड़ी। और छठा बच्चा जो कि हार्दिक है, उसके लिए आपको अलग से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। इनको कहते हैं प्यारे बच्चों मिलान चिन्ह। अब हम गिनती कर सकते हैं यहां से 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, यानी कुल 6 विद्यार्थी क्रिकेट में रुचि रखते हैं। ठीक इसी तरह से हम कबड्डी को देखते हैं कि कबड्डी में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं। कबड्डी के लिए सबसे पहले महनूर 1 2 3, इसके बाद कबड्डी अर्श है 4, सारा है 5, ये 6, और कबड्डी में रुचि रखने वाले कोई नहीं, यानी 6 बच्चे ही हमारे पास कबड्डी में रुचि रखते हैं। अब इन 6 बच्चों के लिए हम मिलान चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये छठा। यहां पर भी हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या में 6। ठीक है, अब अगले खेल का नाम है हॉकी। प्यारे बच्चों, हॉकी में रुचि रखने वाले बच्चों का नाम देखिए। हॉकी गोला लगा लेते हैं हम अलग दिखने के लिए। 1, ये 2, इसके बाद 3, 3 के बाद इधर हॉकी 4, ये 5, ये 6, और आगे आते हैं ये नवजोत 7 और अनन्या 8। कुल 8 बच्चे हॉकी में रुचि रखते हैं। अब 8 का मिलान चिन्ह कैसे बनेगा? वापस 4 लाइनें खड़ी, 1 2 3 4, पांचवी इनकी आड़ी, और बचे कितने पीछे? 3। तो 3 लाइनें आप वापस खड़ी लाइनें बनाओगे। ये कुल 8 विद्यार्थियों के लिए मिलान चिन्ह हो गया। यहां पर विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलम में हम लिखेंगे कुल संख्या 8। ठीक है, अगला खेल देखते हैं हम सतोलिया यानी पिट्ठू। प्यारे बच्चों, ये ग्रामीण परिवेश में खेले जाने वाला बहुत ही रोचक खेल है। इसमें रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या के लिए देखते हैं हम 1 2 3 4 और 5। 5 विद्यार्थी इसमें रुचि रखते हैं। अब 5 के लिए हम कैसे बनाएंगे मिलान चिन्ह? 1 2 3 4 और ये 5। तो कुल 5 विद्यार्थी सतोलिया यानी पिट्ठू खेल में रुचि रखते हैं। अगला खेल है फुटबॉल। प्यारे बच्चों, पैर से खेला जाने वाला गेम फुटबॉल। इस फुटबॉल में रुचि रखने वाले बच्चों के नाम हम लें तो सबसे पहले फुटबॉल में कोमपाल 1, उसके बाद फुटबॉल में रुचि रखने वाले यहां पर 2 राजेश, तीसरे नंबर पे थारा और चौथे नंबर पे देवव्रत, यानी कुल 4 विद्यार्थी फुटबॉल में रुचि रखते हैं। तो फुटबॉल के लिए 4 मिलान चिन्ह हम बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। यहां 4 ही खड़ी लाइनें बनाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या के अंदर हम लिखेंगे कुल 4। अगले खेल की तरफ चलिए। अगला और अंतिम खेल है हमारा बैडमिंटन। अब बैडमिंटन में बच्चे कौन कौन से बचे हुए आप देखिए। बैडमिंटन में 1 आरना, इसके बाद बैडमिंटन में डेंसी 2 के बाद में बैडमिंटन के लिए अगला खिलाड़ी यहां पर हमारे पास मौजूद ही नहीं है। यानी पूरी टेबल में बैडमिंटन की में रुचि रखने वाले सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं। देखिए, एक तो है बैडमिंटन में आरना पहला नाम, और दूसरा नाम बैडमिंटन में आ रहा है डेंसी। इसके अलावा बैडमिंटन में कोई भी नाम यहां पर नहीं आ रहा है। यानी बैडमिंटन गेम में रुचि रखने वाले सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए 2 खड़ी लाइनें मिलान चिन्ह में, और विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलम में हम लिखेंगे 2। अब प्यारे बच्चों, आप देखना चाहते हैं कि क्या कोई बच्चा हमसे छूटा या नहीं, तो इसके लिए इस कॉलम को आप पूरा जोड़ के वापस संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं। जोड़े हम या 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और ये 9 29, 29 और 2 31। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि कुल 31 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में अपनी रुचि दिखाई, और उस रुचि के अनुसार हमने यहां पर सारणीकरण किया। आपने क्या सीखा कि मिलान चिन्ह किस तरह से बनाए जाते हैं, और साथ में विद्यार्थियों की संख्या उन मिलान चिन्हों से किस तरह से खड़ी और आड़ी रेखा बनाई जाती है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, अब आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक नई समस्या दिख रही है। समस्या इस तरह की है कि आपको यहां पर आंकड़े दे रखे हैं और उन आंकड़ों को हमें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया कि कक्षा 6 के कुल 15 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक निम्नानुसार है। एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें से 10 में से जितने नंबर बच्चों ने प्राप्त किए वो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये कुल 15 विद्यार्थियों के प्यारे बच्चों नंबर हैं। अब इन अंकों को हमें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले आप आरोही क्रम से रूबरू हो जाए।
आरोही क्रम वो होता है जहां हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। हिंदी में आरोह का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो ऊपर जब भी चढ़ेंगे तो आप नीचे की जगह से ऊंचे वाली जगह की तरफ धीरे धीरे चलेंगे। तो ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम इसका विपरीत। अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना। तो अवरोही क्रम में आप ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ यानी नीचे वाली जगहों की तरफ चलेंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम है। यहां पर हमें ये 15 विद्यार्थियों के जो कुल प्राप्तांक है इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम आरोही क्रम। आरोही क्रम आप देखिए, पहले सभी अंकों को ढंग से देखें। 6, 5, 7, 9, 2, 1, 6, 5, 3, 4, 8, 9, 6, 10 और 4 ये सभी बच्चों के प्राप्तांक हैं। अब इन सभी अंकों में सबसे न्यूनतम सबसे छोटा कौन हुआ, तो आप लिखेंगे 1। तो आरोही क्रम में सबसे पहले नंबर पे जो अंक आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों 1। देखिए आप कहीं 1 की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, आप देखेंगे कि 1 कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो 1 से बड़ा अगला अंक कौन है, 2। तो 2 यहां पर आएगा। जो जो अंक आ जाते हैं उनको अपन इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। यहां से 1 हो गया, 2 भी हो गया। अब इसके बाद में अगला अंक हमारा, अगला अंक 2 से बड़ा कौन है, 3। तो 3 हम लिखेंगे यहां पर। 3 से बड़ा अंक आप देखिए 4। धीरे धीरे आप सभी अंकों को इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे। 4 के बाद में देखिए आपके कहीं 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप देखेंगे कि 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां पर भी 4 लिखा जाएगा। जो अंक जितनी बार आते हैं वो सभी अपने को यहां पर लिखने पड़ेंगे। अब 4 के बाद देखिए आप अगला अंक है 5। तो यहां आप 5 लिखेंगे। देखिए कहीं 5 और तो नहीं है, बिल्कुल है। तो 5 ये रहा, तो यहां पर भी 5 लिखा जाएगा। ठीक है, 5 से बड़ा अंक, अब 5 से बड़ा अंक आपको दिख रहा है यहां पर 6 और एक इधर ये भी 6। तो 6 यहां पर 2 बार लिख दिया। देखते हैं हम कि क्या कोई और 6 बचा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बचा हुआ एक 6 और है। तो यहां पर भी हम 6 लिखेंगे। आप देख सकते हैं अंक धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं। 6 के बाद में अगला अंक है 6 से बड़ा 7। तो आप यहां पर 7 लिखेंगे। देखें कहीं 7 की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे बिल्कुल नहीं हो रही है। 7 से बड़ा है 8। तो यहां आप 8 लिखेंगे। अगला प्राप्तांक जो कि 8 से बड़ा है वो है प्यारे बच्चों 9। तो यहां हम 9 लिखेंगे। और देखिए 9 कहीं और तो नहीं है, हाँ है, बिल्कुल 9 भी है। तो इस 9 को भी हमें वापस इस 9 के अगले वाले डिब्बे में लिखना है। अब एक अंत में एक डिब्बा खाली है। देखिए एक संख्या भी बची हुई है और वो संख्या बची हुई है 10। तो आप यहां अंतिम डिब्बे में आप लिखेंगे 10। प्यारे बच्चों ये हुआ आरोही क्रम में अंकों को व्यवस्थित करना। आप इसको गौर से समझना, अच्छे से समझिए, क्योंकि आने वाली कक्षाएं 9, 10 में जब भी आप माध्य, माध्यक और माध्यिका पढ़ेंगे तो वहां ये काम में आने वाली चीज है। चलिए अब इसका विपरीत यानी कि हम अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही यानी नीचे उतरना, ऊंचाई से नीचे की तरफ आना, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले वाले डिब्बे में आएगी। तो आप एक तरह से वहां से विपरीत क्रम में भी लिख सकते हैं। अंतिम अंक है आपका 10। तो 10 आपने पहले नंबर पे लिखा। उसके बाद में अगला अंक है 9। तो 9 आपने दूसरे नंबर पे। तीसरा अंक 9। इसके बाद अगला अंक 8। 8 के बाद में 7। 7 के बाद में 6 कितनी बार आ रहा है, कुल 3 बार। इसके बाद 5 आ रहा है 2 बार। और 5 के बाद में 4 आ रहा है 2 बार। और उसके बाद में 3, 2, 1 तीनों एक एक बार आ रहे हैं। ये 3, ये 2 और ये प्यारे बच्चों 1। तो ये था आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम अगली एक समस्या जो कि आपके हिस्से में आएंगी, यानी वो गृह कार्य है। आइए देखते हैं गृह कार्य क्या है। गृह कार्य में यानी हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा है उससे संबंधित ये एक प्रश्न है कि कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए किसी पेड़ को देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पैदल जाते हैं तब आप पेड़ को देखते हैं। जब आप किसी वाहन में जाते हैं तब भी आप पेड़ों को देखते हैं। उन सब की ये एक सारणी आपको बनानी है। ये एक रुचिकर चीज है प्यारे बच्चों, आप घर पे इसको जरूर करें। यहां पर आपके मदद के लिए शुरू के 2 पेड़ों के नाम पीपल और नीम यहां पर दिए गए हैं। तो आप एक फिक्स टाइमिंग ले लीजिए कि घर से स्कूल और स्कूल से घर आने के दौरान आपने पीपल के पेड़ जितनी बार दिखे उनके पहले आप मिलान चिन्ह बना लें। जैसे 3 बार देखा, 1, 2, 3, तो 3 मिलान चिन्ह है, तो बराबर में आप पेड़ों की संख्या 3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप नीम के पेड़ों की संख्या और जो भी नए पेड़ आपको दिखते हैं उन सभी पेड़ों की आप इस तरह से एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आपके खुद के लिए ये 3 प्रश्न ABC नीचे तैयार है कि कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला, यानी आपने सबसे ज्यादा बार किस पेड़ को दिखा।
तो जो ज्यादा होगा उसके ये अंक भी सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, तो सबसे कम बार आपको कौन सा पेड़ दिखा, तो वो सबसे न्यूनतम संख्या से आएगा। और अंत में सी, क्या दो पेड़ ऐसे पाए गए जिनकी संख्याएं समान थी? हाँ, बिल्कुल संभव है कि आपको हो सकता है कि बबूल का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों बराबर संख्या में 6-6 बार या 5-5 बार दिखे, तो ये भी संभव है। तो ये संभव है या नहीं, आपको अपनी सारणी से इसका उत्तर देना है। इस तरह से आपने इस वीडियो में क्या सीखा? आपने इस वीडियो में सीखा कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के प्रकार कितने हैं, और प्रकार के बाद में हमने एक बहुत ही प्रायोगिक प्रश्न के रूप में नव्या और नरेश, दो बच्चों से स्कूल में विभिन्न खेलों में रुचि लेने वाले बच्चों की लिस्ट बनवाई। लिस्ट को हमने सारणीकरण के द्वारा मिलान चिन्ह, एक नया टॉपिक आपके लिए लिया हमने, और मिलान चिन्ह से हमने सारणी तैयार की। उसके बाद में हमने आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया, और अंत में आपको ये गृह कार्य जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको मिला है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।